वेलकम बैक टू दी नेक्स्ट वीडियो। तो हम लोगों ने अपनी वेबसाइट को काफ़ी हद तक डिज़ाइन कर लिया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि टेस्टिमोनियल के बाद हम लोगों ने जो हमारा प्राइसिंग सेक्शन था हम लोगों ने उसको भी डिज़ाइन कर लिया है। तो बस इसको अब थोड़ा सा हमने और स्टाइल करना है तो हमारी वेबसाइट रेडी होगी। आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे CSS का एक एडवांस कॉन्सेप्ट जो कि हमारा दी इंडेक्स है। अब आप लोग कहेंगे कि मैंने आपको पीछे CSS का एक मॉड्यूल पूरा करवाया, उसके अंदर मैंने आपको ये चीज़ क्यों नहीं बताई। उसके अंदर मैंने आपको एक पोजीशनिंग वाली वीडियो भी बनाई थी, उसके अंदर मैंने आपको पोजीशन का सब कुछ बताया था। लेकिन वहाँ पर मैंने इस चीज़ को इसलिए आपको नहीं बताया क्योंकि ये थोड़ी एडवांस लेवल चीज़ थी। तो अब यहाँ पर मैं आपको CSS का एक एडवांस जो कॉन्सेप्ट है हम दी इंडेक्स उसको हम डिस्कस करेंगे। अब यहाँ पर इस टाइम भी हमारी जो वेबसाइट है ये काफ़ी खूबसूरत लग रही है, लेकिन यहाँ पर मैं चाहता हूँ कि मैं इसको थोड़ा सा और खूबसूरत बनाऊँ। तो उसके लिए जो सबसे पहली चीज़ है वो ये है, मेरी जो मोबाइल इमेज है इसको मैं थोड़ा सा और स्टाइल करना चाहता हूँ। जो पहली चीज़ है वो ये है कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस इमेज की वजह से यहाँ पर बहुत सारी जो स्पेस है वो डाउनलोड बटन के नीचे बहुत ज़्यादा आ रही है, जो कि बहुत बुरी लग रही है। तो इसको मैं क्या चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि मेरी ये जो मोबाइल इमेज है, ये जो इतना सेक्शन है, ये जो हमारा फीचर सेक्शन है इसके नीचे चली जाए। मतलब कि हमारा फीचर सेक्शन इसके ऊपर आ जाए और हमारी जो इमेज है वो यहाँ तक नजर आए। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग किस चीज का यूज करेंगे, इसके लिए हम लोग दी इंडेक्स का यूज करेंगे। अब यहाँ पर इतना तो आपको मालूम है कि स्क्रीन में हर एलिमेंट की एक्स और वाई पोजीशन होती है, जिसके थ्रू हम किसी भी एलिमेंट को टॉप अपवर्ड मूव कर सकते हैं, डाउनवर्ड मूव कर सकते हैं, उसको राइट पे मूव कर सकते हैं, लेफ्ट पे मूव कर सकते हैं। दी इंडेक्स के थ्रू क्या होता है कि आप जो आपका एलिमेंट है उसको या तो अपनी तरफ मूव करवा सकते हैं या अपने से दूसरी तरफ मूव करवा सकते हैं। तो उसके लिए मैं जाता हूँ सिंपल कोड प्ले में, और यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, हम इसको एक बार रिफ्रेश कर लेते हैं। तो ये रिलोड हो चुका है। अब हम यहाँ पर आते हैं सिंपल अपने HTML में, और यहाँ पर मैं 3 डिव्स क्रिएट करता हूँ। ये हमारी फर्स्ट डिव हो गई, और इस डिव को मैं क्लास देता हूँ रेड की। ओके, अब जो इसका अंदर कंटेंट है वो भी मैं इसको रेड कह देता हूँ। उसके बाद जो मेरी दूसरी डिव है इसी को मैं कॉपी कर लेता हूँ, कॉपी, और यहाँ पर मैं पेस्ट करता हूँ, यहाँ पर मैं पेस्ट करता हूँ, और इसको इन दोनों को हम कर देते हैं येलो, इन दोनों को मैं कर देता हूँ ब्लू। यहाँ पर ये आ चुका है रेड, येलो एंड ब्लू। अब यहाँ पर मैं इसके ऊपर थोड़ी सी CSS अप्लाई कर लेता हूँ। तो उसके लिए मैं यहाँ पर सिंपल हम डिव को टारगेट करते हैं, और डिव को टारगेट करने के बाद मैं सिंपल इसको मैं हाइट देता हूँ 100 पिक्सल्स की। फिर उसके बाद मैं इसको विड्थ देता हूँ, वो भी मैं इसको देता हूँ 100 पिक्सल्स की। और उसके बाद मैं इसको बॉर्डर देता हूँ 1 पिक्सल, और इसको मैं कह देता हूँ सॉलिड 1 पिक्सल सॉलिड बॉर्डर। ओके, इसको हम यहाँ से रन करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारी 3 डिव्स यहाँ पर क्रिएट हो चुकी हैं, जिसमें एक रेड है, एक येलो है, एक ब्लू है। अब हम यहाँ पर इन तीनों डिव्स को यहाँ पर बैकग्राउंड कलर दे देते हैं। तो उसके लिए मैं सिंपल यहाँ पर आता हूँ और सबसे पहले मैं टारगेट करता हूँ रेड को, बैकग्राउंड कलर, बैकग्राउंड कलर इसका मैं कह देता हूँ रेड, और इसी तरह मैं इसको यहाँ से कॉपी करता हूँ, यहाँ पर पेस्ट करता हूँ और यहाँ पर पेस्ट करता हूँ। ओके, इसको मैं चेंज कर देता हूँ येलो, और इसको मैं चेंज कर देता हूँ यहाँ पर ब्लू। तो हम इसको रन करते हैं। जैसे ही मैंने इसको रन किया तो आप देख सकते हैं कि इनके बैकग्राउंड कलर आ चुके हैं। यहाँ पर हमारा जो रेड है उसका बैकग्राउंड कलर रेड आ चुका है, येलो का येलो आ चुका है, और ब्लू का ब्लू बैकग्राउंड कलर आ चुका है। अब यहाँ पर एक जो चीज़ है वो ये है कि ये तीनों जो हैं ये बाय डिफॉल्ट स्टैटिक पोजीशन में है। अब यहाँ पर जो सबसे इजी वे है जिसके थ्रू हम इनको एक दूसरे के ऊपर ला सकते हैं वो ये है कि हम इनको नेस्टिंग कर दे। जिस तरह मैं यहाँ पर आपको करके दिखाऊं, मैं अगर इस डिव को यहाँ से कट करूं और कट करके मैं यहाँ पर इसको पेस्ट कर दूं। ओके, अब ये मेरी जो डिव है ये इस डिव के अंदर नेस्ट हो गई है। तो इसको यहाँ से मैं दोबारा रन करता हूँ। ओके, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारी जो येलो डिव है ये हमारी जो रेड डिव है इसके ऊपर आ चुकी है। अब अगर हम इन तीनों को हम सेम लेवल पे स्टैक करते हैं
तो ये क्या करेंगी, एक स्टैक में ये एक दूसरे के ऊपर आ रही है, मतलब कि जिसको मैंने सबसे पहले लिखा है वो सबसे ऊपर आ रही है, जिसको मैंने उसके बाद लिखा है वो उससे नीचे आ रही है, जिसको मैंने उसके बाद लिखा है वो उसके नीचे आ रही है। अब यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, मैं अपनी जो डिव है इसको मैं पोजीशन दे देता हूँ यहाँ पर एब्सोल्यूट की। यहाँ से मैं इसको रन करता हूँ। ओके, तो अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर आपको सिर्फ ब्लू शो हो रही है। अब इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि हमारी जो बाकी दो डिव हैं वो खत्म हो गई हैं। जब भी हम एब्सोल्यूट पोजीशन यूज करते हैं तो ये क्या करता है, ये हमारा जो HTML का फ्लो है ये उसको ब्रेक कर देता है, मतलब कि ये अपनी मर्जी से उधर आ जाते हैं। अब ये हमारा जो ब्लू है ये तीनों एक ही जगह पे आ चुके हैं। अब यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, आप देख सकते हैं कि आपको सिर्फ सिंगल एक ब्लू डिव शो हो रही है। मैं सिंपल यहाँ पर रेड पे आता हूँ और यहाँ पर मैं इसको कहता हूँ लेफ्ट, यहाँ से मैं इसको कह देता हूँ 20 पिक्सल, और जो टॉप है टॉप से भी मैं इसको कह देता हूँ 20 पिक्सल। ओके, इसको यहाँ से मैं करता हूँ कॉपी करके मैं, ओके इसको हमने कट करना है यहाँ से, इसको मैं यहाँ से कट करता हूँ क्योंकि ये हमें रेड में बिल्कुल नहीं चाहिए, हमें ये चाहिए येलो में। इसको मैं यहाँ पर पेस्ट करता हूँ और ब्लू में मैं इसको पेस्ट करता हूँ, और ब्लू में मैं इसकी जो वैल्यू है 20 इसको मैं कर देता हूँ 40। ओके, अब अगर हम इसको रन करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारा जो ब्लू वाली जो डिव है ये 40 पिक्सल्स टॉप से नीचे आ गई और 40 पिक्सल्स लेफ्ट साइड से आगे आ गई। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपको तीनों डिव्स शो हो रही हैं, मतलब कि ये तीनों डिव एक दूसरे के ऊपर नीचे थी। सबसे पहले हमारी रेड थी, उसके ऊपर येलो आ गई, उसके ऊपर हमारी ब्लू डिव आ गई। यहाँ पर जो इस स्टैकिंग ऑर्डर को चेंज करने का एक तरीका है वो ये है कि हम अपनी येलो डिव को टॉप पे ले जाएं। अगर मैं यहाँ से अपनी इस येलो डिव को मैं यहाँ से कट करूं और यहाँ पर मैं इसको ले आऊं और यहाँ पर मैं इसको रन करूं, अब हमारी जो येलो डिव है ये आप देख सकते हैं कि ये सेम पोजीशन पे है अगर हम एक्स और वाई की टर्म में देखें। लेकिन अगर हम स्टैकिंग ऑर्डर की टर्म में देखें तो ये सबसे फ्रंट पे आ गई है। हालांकि अगर हम इसके हिसाब से इसको समझे तो येलो सबसे एंड पे है, इसको सबसे एंड पे होना चाहिए, मतलब स्टैकिंग ऑर्डर के हिसाब से इसको सबसे एंड पे होना चाहिए था, जबकि ये सबसे फ्रंट पे आ गई है। तो यहाँ पर मैं इसको अंडू कर देता हूँ क्योंकि यहाँ पर हमारे स्टैकिंग ऑर्डर को चेंज करने के और भी बहुत से तरीके हैं और इसके लिए हम लोगों को अपनी HTML पे डिपेंड नहीं होना पड़ेगा। हम लोग सिंपल क्या करेंगे, अपनी जो CSS है उसको चेंज करके भी हम अपने स्टैकिंग ऑर्डर को चेंज कर सकते हैं। अब हम क्या करते हैं, अब मैं सिंपल CSS में जाऊंगा और यहाँ पर हमारे पास एक प्रॉपर्टी है v इंडेक्स। अब v इंडेक्स क्या करती है, अगर आप इसको चेंज करते हैं, अगर मैं यहाँ पर सिंपल v इंडेक्स चेंज करता हूँ, इसको मैं कह देता हूँ 1। ओके, इसको अगर मैं रन करूं तो आप देख सकते हैं कि जैसे ही मैंने इसको रन किया तो हमारी जो रेड डिव है ये फ्रंट पे आ गई है। हालांकि ये सबसे पीछे थी, इसके नीचे ब्लू है, फिर उसके नीचे येलो है, हालांकि सबसे नीचे हमारी रेड डिव थी। अब अगर मैं आप लोगों को दिखाऊं, हम अगर ब्लू में जाएं, मैं इसकी जो जी इंडेक्स है मैं इसको चेंज करूं, जी इंडेक्स, इसका जो जी इंडेक्स है इसको मैं कर देता हूं -1। अब अगर आप इसकी करंट पोजीशन देखें तो ये सेकंड नंबर पे है। अब जैसे ही मैं इसको रन करूंगा तो ये सबसे बॉटम पे चली जाएगी। ओके, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारी जो ब्लू डिव है ये सेकंड नंबर पे थी पर ये सबसे एंड पे चली गई है। ठीक है, अब यहाँ पर मैं आपको एक और चीज बता दूं कि हमारी जो जी इंडेक्स है इसकी जो डिफॉल्ट वैल्यू है वो 0 होती है, और साथ ही साथ हमारी जो जी इंडेक्स है ये सिर्फ तब ही काम करेगी जब आपका जो एलिमेंट है उसकी कोई पोजीशन होगी। अगर आप यहाँ से पोजीशन प्रॉपर्टी डिलीट कर देते हैं तो आपका जो जी इंडेक्स है वो वर्क नहीं करेगी। यहाँ से अगर मैं इसको डिलीट करूँ और यहाँ से इसको मैं 1 कर दूं और येलो को हम 0 रहने देते हैं और इसको मैं -1 कर देता हूँ, और अगर मैं इसको रन करूँ तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जैसे ही मैंने अपनी पोजीशन को डिलीट करके इसको रन किया, हालांकि हमने कुछ भी नहीं किया, हमने सिर्फ अपनी पोजीशन को डिलीट किया। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये सेम जिस तरह सबसे पहले आ रहा था नेचुरल स्टैकिंग ऑर्डर में, ये सेम उसी तरह हमारे पास वापस से शो होने लग गया। अब मैं सिंपल जो हमारी रेड डिव है इसको मैं पोजीशन देता हूँ। ओके, पोजीशन, इसको मैं कोई भी पोजीशन दे देता हूँ। मैं यहाँ पर इसको एब्सोल्यूट पोजीशन दे देता हूँ और इसको अगर मैं रन करूँ, ओके, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर अब जो हमारी येलो डिव है वो आपको शो नहीं हो रही। अगर मैं यहाँ पर जाऊँ, येलो डिव हमारी इसका जो इंडेक्स नंबर है वो 0 है, और अगर मैं
ब्लू में से इसको Z इंडेक्स को डिलीट कर दूं और यहाँ पर मैं अपनी जो येलो डिव है इसको भी मैं पोजीशन दे दूं। इसको मान लो मैं कोई भी पोजीशन दे देता हूँ, मैं रिलेटिव पोजीशन दे देता हूँ और इसको यहाँ से हम रन करें अगर, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मेरी जो येलो डिव है उसको हमने पोजीशन दे दी, पर उसका जो Z इंडेक्स है वो बाय डिफॉल्ट 0 है। जबकि हमारी ब्लू है इसका कोई Z इंडेक्स नहीं इसको हमने दिया, इसका भी बाय डिफॉल्ट 0 है। जबकि इसको जो हमने पोजीशन दी थी एब्सोल्यूट पोजीशन, वो हमने इसका Z इंडेक्स हमने 1 दिया, तो ये आपको येलो से ऊपर शो हो रहा है। अब यहाँ पर मैं आपको एक और बात बता दूं कि यहाँ पर जो चीज Z इंडेक्स को अफेक्ट करती है पोजीशन में से, वो आपकी सिर्फ स्टैटिक जो पोजीशन है वो अफेक्ट करती है। मतलब अगर आपकी पोजीशन रिलेटिव है, एब्सोल्यूट है या फिक्स्ड है, इससे आपके Z इंडेक्स पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर आपकी पोजीशन स्टैटिक पोजीशन है तो उससे आपकी जो Z इंडेक्स है उस पर फर्क पड़ेगा और वो काम नहीं करेगी। हम यहाँ से अपनी वेबसाइट में जाते हैं और यहाँ पर ये जो सेल फोन है इसको मैं चाहता हूँ कि ये जो मेरा फीचर सेक्शन है ये इसके पीछे चला जाए। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, उसके लिए हम ऑब्वियस बात है हम Z इंडेक्स का यूज करेंगे। अब यहाँ पर मैं आप लोगों को एक और चीज का हिंट दे दूं कि यहाँ पर फीचर सेक्शन जो है हमारा, इसका जो बैकग्राउंड है ये वाइट नहीं है, ये ट्रांसपेरेंट है। तो सबसे पहले हमें इसका जो बैकग्राउंड है उसको हमें वाइट करना पड़ेगा। तो उसके लिए हम लोग जाते हैं style.css में, हमने टारगेट किस चीज को करना है, अगर मैं यहाँ पर आऊँ तो उसके लिए मैं टारगेट करना पड़ेगा फीचर को। तो मैं सिंपल यहाँ पर आता हूँ फीचर, ओके। यहाँ पर मैं बैकग्राउंड कलर ऐड करता हूँ। सबसे पहले इसको मैं देता हूँ FFF और यहाँ से मैं इसको करता हूँ सेव करके अगर मैं इसको रिफ्रेश करूँ तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कोई फर्क नहीं पड़ा। तो अब हम क्या करते हैं, मैं अपनी इस इमेज को यहाँ पर मैं इसको Z इंडेक्स देता हूँ -1 का, ताकि ये बैक पे चला जाए। तो यहाँ पर मैं इसको पोजीशन देता हूँ एब्सोल्यूट और इसको यहाँ पर हम कर देते हैं, इसको यहाँ पर मैं पोजीशन देता हूँ एब्सोल्यूट और साथ Z इंडेक्स इधर मैं कहता हूँ 1 और इसको हम सेव करते हैं। सेव करके अगर मैं इसको यहाँ से रिफ्रेश करूँ तो यहाँ पर अब आप देख सकते हैं, जिस तरह यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि ये बैकग्राउंड हमारा ट्रांसपेरेंट है, तो वो कुछ इस तरह का था। तो अब यहाँ पर इशू ये आया कि हमने जब इसको -1 कर दिया, तो आपको मैंने एक बात बताई थी कि हमारा जो एलिमेंट्स होते हैं HTML के, ये बाय डिफॉल्ट इनका जो Z इंडेक्स है वो 0 होता है। तो मैं क्या करता हूँ, मैं इसको कहता हूँ कि ये जो फीचर है ये उसके ऊपर आ जाए और इसको यहाँ से मैं करता हूँ रिलेटिव कर देता हूँ। ओके, यहाँ से मैं इसको सेव करता हूँ। सेव करके अगर मैं इसको रिफ्रेश करूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये हमारा स्टेम कुछ इस तरह का है। तो अब हम क्या करते हैं, यहाँ से मैं इसकी थोड़ी सी सेटिंग कर लेता हूँ। तो उसके लिए हम सिंपल यहाँ से इंस्पेक्ट करते हैं इसको और इंस्पेक्ट करके अगर मैं यहाँ पर जाऊँ तो ये हमारी विड्थ है, इसको हम देख लेते हैं कि ये कहाँ पर सूट करती है। तो 23 पर ये ठीक लग रही है और राइट से इसको हमने कर दिया 27%। तो इसको हम यहाँ पे अप्लाई कर देते हैं। यहाँ पे हमने इसको किया था 23% और यहाँ से राइट पे मैंने इसको किया था 27%। ओके, यहाँ से मैं इसको सेव करता हूँ। सेव करके अगर मैं इसको रिफ्रेश करूँ, ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मेरी जो मेरा जो ये सेल फोन का ये जो इमेज है ये अब मेरे फीचर आइकन के पीछे जा चुकी है और इसको जिस तरह हम चाहते थे ये सेम उसी तरह हमारे पास निकल के आ चुकी है। अब यहाँ पर जो लास्ट चीज़ है वो ये है कि मैं चाहता हूँ कि ये जो यहाँ पे आप मार्जिन देख रहे हैं ये बहुत कम है, तो मैं ये चाहता हूँ कि थोड़ा सा जो मार्जिन है थोड़ा सा इंक्रीज हो जाए। तो यहाँ पर हमारे पास क्या चीज़ है, यहाँ पर हमारे पास कंटेनर फ्लूइड है। अगर मैं यहाँ पर आपको दिखाऊं तो यहाँ पर हमारे पास ये कंटेनर यूज हो रहा है। तो इसको अगर हम जाएं ऊपर कंटेनर फ्लूइड, तो मैं यहाँ से इसको बॉटम से कर देता हूँ 7%। इसको हम सेव करते हैं। सेव करके अगर रिफ्रेश करें, ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये इस टाइम कुछ इस तरह का नजर आ रहा है। तो इसको एक दफ़ा अगर मैं फिर इंस्पेक्ट करूं और इसका जो साइज है वो मैं थोड़ा सा अगर बड़ा करूं, इसको हम वापस से 27 पे ले जाते हैं और इसको हम ले जाते हैं 23 पे। ओके, यहाँ पे ये इस टाइम ठीक लग रहा है हमें।
ओके, तो यहाँ पे हमारा जो जेड इंडेक्स और जो स्टैकिंग ऑर्डर था, इस वीडियो के अंदर हम लोगों ने इस चीज़ को डिस्कस किया और जहाँ पर हमने जेड इंडेक्स को अप्लाई भी करके देखा अपनी इमेज पे। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको इसकी समझ आई होगी। अब जो हमारा नेक्स्ट लेसन है उसके अंदर हम लोग एक और एडवांस CSS कॉन्सेप्ट को समझेंगे, जो कि हमारा रिस्पॉन्सिव ब्रेक पॉइंट है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।